हाय क्लास, वेलकम टू माय चैनल फिजियो ऑन ट्रैक। आज का टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे बर्न का बारे में। तो पहले देखेंगे बर्न क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बर्न क्या होता है? द इंजुरी दैट occurs to contact or exposure with any chemical, thermal or radiative source। मतलब बर्न इंजुरी क्या होता है? जो इंजुरी कांटेक्ट में आता है और एक्सपोज होता है किसमें? जो केमिकल कांटेक्ट में आता है, थर्मल कांटेक्ट में आता है और रेडिएटिव सोर्स का कांटेक्ट में आता है, तो उसको हम बर्न बोलते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी देखेंगे उसका इटियोलॉजी। कौन सा फैक्टर इसमें इंजुरी करवाता है, तो इटियोलॉजी देखेंगे उसका। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे, इटियोलॉजी, जिसमें पहला नंबर पर आता है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न ये था पहला नंबर। दूसरा नंबर पे आता है केमिकल बर्न। तीसरा नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल बर्न। चौथा नंबर पे आता है रेडिएशन बर्न। पांचवा नंबर पे आता है इनहेलेशन बर्न। तो ये था 5 इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसपे हम देखेंगे थर्मल बर्न। तो थर्मल बर्न में कौन कौन आते हैं? तो इसमें स्टीम आते हैं। स्टीम, अगर कोई इंजुरी स्टीम, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट लिक्विड और फ्लेम का वजह से होता है, फ्लेम। तो ये था हमारा थर्मल बर्न। तो अभी देखेंगे केमिकल बर्न। केमिकल बर्न क्या होता है? जो इंजुरी को क्या कौन सा चीज में कांटेक्ट में आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड, अल्कालाइन। तो ये था केमिकल बर्न। और तीसरा नंबर पे जो आता है वो इलेक्ट्रिकल बर्न, जो कि थ्रू और कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल सोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सोर्स का वजह से होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। तो चौथा नंबर पे जो आता है वो रेडिएशन बर्न, जो कि रेडिएटिव सोर्स का वजह से होता है। तो ये था रेडिएशन बर्न। पांचवा नंबर पे आता है जो इनहेलेशन बर्न। इसमें कौन सा आता है? जो स्मोक, अगर स्मोक कर रहा है कोई तो ये इनहेलेशन बर्न है। और क्या है? आश्वाइजान, अगर कोई गरम का जो लिक्विड होता है और कुछ गरम चीज निगल लिया, तो मुंह में ले लिया, तो ये होता है इनहेलेशन बर्न। तो ये था हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। ये जो था इटियोलॉजिकल फैक्टर। अभी देखेंगे कौन कौन रिस्क में रहते हैं।
तो रिस्क में कौन कौन रहते हैं तो देखेंगे अभी। हु ऑल आर रिस्क, तो रिस्क में कौन कौन है? मेनली मोस्टली जो बर्न होता है तो वो होम ही घर में ही होते हैं। तो आर्ट होम घर में ही होता है बर्न, ज़्यादातर बर्न घर में ही होता है। और किस में? वर्क प्लेस में होता है। और किस में? ना कि जो यंगर चिल्ड्रेन और ओल्डर पीपुल जो कि फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन है। तो तीसरा नंबर पे कौन है? यंग चिल्ड्रेन और older people with mental or physical limitation। ये जो यंग चिल्ड्रेन और ओल्डर पीपल होते हैं तो ये दोनों फिजिकल और मेंटल वीक होते हैं, तो उन लोग का लिमिटेशन होता है, तो ये ज़्यादातर रिस्क में होते हैं। और चौथा नंबर पे जो आता है वो एडल्ट, क्योंकि हाँ ये लोग कौन सा इंजरी में आते हैं? एडल्ट विथ फ्लेम इंजरी, क्योंकि ये लोग स्मोक करते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? ज़्यादातर लोग इसमें जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं और वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो इसका वजह से फ्लेम इंजरी का उन लोगों को चांसेस होता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है जो टडलर आर मोर रिस्क फॉर स्कार्स। तो टडलर जो होते हैं वो 1 to 3 इयर्स के बच्चे होते हैं। तो ये लोग स्काल जो गर्म पानी और कुछ गर्म चीज़ें के वजह से होते हैं। तो ये था हमारा 5 जो रिस्क पर्सन। तो अभी देखेंगे डिग्री ऑफ बर्न का डिग्री देखेंगे अभी। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर गया। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन रिस्क में रहते हैं अभी देखेंगे। उसका बर्न जो डिग्री बर्न, जो बर्न का डिग्री मैनेजमेंट कैसे करें। डिग्री अभी देखेंगे डिग्री ऑफ बर्न जो डिपेंडिंग अपन परसेंटेज। तो पहला नंबर पे आता है डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज, ये जो हो गया परसेंटेज को लेके। दूसरा नंबर पे आता है डिपेंडिंग अपॉन स्किन इन्वॉल्वमेंट। डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन स्किन इन्वॉल्वमेंट, मतलब कितना परसेंट बॉडी का कवर हुआ है, कितना परसेंट इंजर्ड हुआ है, उसको लेके हम डिग्री ऑफ बर्न बनाते हैं। और क्या है दूसरा नंबर पे क्या आता है? स्किन इन्वॉल्वमेंट, कितना स्किन इन्वॉल्व हुआ है, स्किन लेयर जो होता है स्किन का वो कितना तक अफेक्ट हुआ है, उसको लेके देखते हैं। तो हमारा अभी पहला देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज। तो इसका भी 3 स्टेज होता है, जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसमें माइल्ड कैसे पहचानेंगे? चाइल्ड
और एडल्ट में, जो एडल्ट होते हैं और चाइल्ड होते हैं, वो कैसे पहचानेंगे कि वो परसेंटेज कितना है? अगर लेस दैन 50% है एडल्ट में तो माइल्ड होता है। अगर लेस दैन 10% है, अगर लेस दैन 10% है चाइल्ड में तो माइल्ड होता है। अगर मॉडरेट देखेंगे तो सेम चीज एडल्ट में देखेंगे तो ये क्या होता है, 15 to 25% होता है। अगर चाइल्ड देखेंगे तो ये 10 to 20% होता है, मतलब 10% to 20% होता है। ये हो गया मॉडरेट। अभी देखेंगे सीवियर और मेजर। कैसे देखेंगे मेजर? कैसे? अगर एडल्ट है तो उसमें ग्रेटर दैन 25%। अगर 25% से ज़्यादा बर्न हुआ है तो सीवियर है और मेजर है। तो उसमें चाइल्ड सेम थिंग है। चाइल्ड में अगर ग्रेटर दैन 20%, अगर इंजुरी अफेक्ट हुआ है 20% से ज़्यादा तो ये हो गया तो सीवियर चाइल्ड में। तो ये था हमारा डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज। तो अभी देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन स्किन एनवायरनमेंट। डिपेंडिंग अपॉन दूसरा नंबर पे था डिपेंडिंग अपॉन स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो अभी ये देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन स्किन इन्वॉल्वमेंट में जो होता है उसमें भी 4 डिग्री होता है। उसमें 4 तरह की वो क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे जो है सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री बर्न। ये जो होता है ये सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, जिसमें उसका नाम से ही पता चला है उसका सुपरफिशियल लेयर, जो स्किन का लेयर होता है सुपरफिशियल लेयर तक वो इन्वॉल्वमेंट होता है। सुपरफिशियल मतलब लिमिटेड टू एपिडर्मिस लेयर। तो स्किन का लेयर होता है वो एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व करता है, मतलब जो इंजरी होता है वो अफेक्ट करता है एपिडर्मिस लेयर तक। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें सनबर्न, जो सनबर्न होता है तो ये होता है एपिडर्मिस लेयर का बर्न होता है। तो ये जो हीलिंग होता है उसका हीलिंग प्रोसेस, अगर बर्न हुआ तो हील ही होगा, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है तो 1 वीक होता है। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है उसका 1 वीक है। इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएगा? अगर बर्न हुआ तो उसमें कुछ पेन होगा, या तो ब्लांच दिखेगा, या तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, तो ये दिखेगा। तो अभी देखेंगे उसको क्या क्या होगा। इसमें क्या होगा ना, स्किन रेडनेस होगा, रेडनेस स्किन। तो इंजरी हुआ है अभी स्किन रेडनेस हुआ, तो और क्या होगा, स्किन ड्राई होगा, ड्राइनेस स्किन ड्राई होगा। और क्या होगा ना, उसमें
जैसे कि बर्न साइट में जो बर्न हुआ है उसको हल्का हल्का पेन होगा, तो पेन at बर्न साइट, तो इसमें बर्न साइट में भी पेन होगा। हाँ, इसमें और क्या होगा, नो ब्लिस्टर, इसमें कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें जो फ्लूइड शिफ्ट होता है, इसलिए फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा, इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्या होगा, नो स्कार, अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो स्कार फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ये था हमारा जो सुपरफिशियल बर्न और फर्स्ट डिग्री बर्न का क्लिनिकल फीचर्स, उसका स्किन इन्वॉल्वमेंट, स्किन लेयर इन्वॉल्वमेंट और उसका हीलिंग पीरियड, ये था हमारा। तो अभी देखेंगे सेकेंड डिग्री बर्न। अभी देखेंगे हम सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें कि उस क्या है कि पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस और सेकेंड डिग्री बर्न। ये हो गया पार्शियल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस मतलब ये जो बर्न, इसको हम लोग डर्मल बर्न, इसको डर्मल बर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्किन लेयर इन्वॉल्वमेंट होता है वो डर्मल लेयर, जो डर्मिस लेयर होता है वहाँ तक इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट हुआ और डर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट हुआ। और इसको इसमें क्या क्या, इसमें ये जो हीलिंग पीरियड होता है, उसका हीलिंग पीरियड, उसका जो हीलिंग पीरियड होता है 2 to 5 वीक्स होता है। तो उसमें अगर इंजरी हुआ तो हील होने के लिए 2 से 5 हफ्ता लगेगा। हाँ, इसको भी सेम डिवीजन हुआ है दो तरह का। एक क्या है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, और क्या है, डीप पार्शियल थिकनेस। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, और क्या है सेकेंड, डीप पार्शियल थिकनेस। तो ये उसका 2 सब डिवीजन हो गया, मतलब सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस। अभी उसका देखेंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। फिशियल पार्शियल थिकनेस मतलब सुपरफिशियल मतलब जो डर्मिस का लेयर होता है, जो यहाँ, ये कौन सा लेयर तक इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, पापिलरी। तो ये अफेक्ट करेगा पापिलरी डर्मिस तक, पापिलरी डर्मिस। और इसमें क्या है कि इसका जो स्पार्स हेयर फॉलिकल and sweat gland, इसमें स्पार मतलब बचना, मतलब सेव होना। तो इसमें जो हेयर फॉलिकल से और स्वेट ग्लैंड है वह बच जाएगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। और क्या होगा, इसमें जो हीलिंग पीरियड होता है, जो हीलिंग पीरियड इसका होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है। मतलब
ये हील होने के लिए 2 से 3 हफ्ते समय लगेगा उसमें। और इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स आता है, अगर इंजरी हुआ तो सब इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो साइन सिम्टम ये सब दिखाएगा। तो इसमें क्या होगा, इंटेंस पेन होगा, इसमें इंटेंस पेन आएगा। उसमें और क्या होगा, जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, ब्लिस्टर। तो इसमें जो इडिमा शिफ्ट मतलब जो फ्लूइड का शिफ्ट हो गया अभी, तो इसमें क्या होगा ना, स्किन रेडनेस होगा। तो इंटेंस पेन हुआ, ब्लिस्टर हुआ, रेडनेस हुआ, तो क्या करेगा इसमें अभी, तो मिनिमल स्कार भी आएगा, मिनिमल स्कार आएगा। तो ये हो गया सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। अभी देखेंगे डीप पार्शियल थिकनेस। डीप पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस मतलब इसमें डीप ले जाएगा। जो डर्मिस लेयर होता है, वो डर्मिस लेयर का जो लेयर होता है, पापिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस, वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ तक अफेक्ट करेगा। तो कौन सा लेयर गया, डर्मिस का पापिलरी लेयर and रेटिकुलर डर्मिस। तो ये पापिलरी विथ रेटिकुलर डर्मिस तक अफेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, जो कैपिलरी रिफिल से होता है, जो कैपिलरी रिफिल से होता है, हमारा जो ब्लड वेसल से होता है, उसमें कैपिलरी रिफिल्स sluggish और absent। जो कैपिलरी रिफिल से होता है और ब्लड फ्लो स्लगिश मतलब धीमा हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा, फुली एब्सेंट हो जाएगा। और क्या होगा इसमें, और इसमें इंजुरी तो डर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट कर दिया पूरा, तो इसमें क्या है, रूटीनली एक्सीजन और उसको फैसियोटोमी करना पड़ेगा, रूटीनली एक्सीजन। उसको जो बर्न इंजुरी हुआ है, जो स्किन लेयर होता है, उसको रूटीनली हम लोग एक्सीजन निकालना पड़ेगा और उसमें फैसियोटोमी करना पड़ेगा। उसमें जो फाशिया होता है उसको निकालना पड़ेगा। और उसमें जो हीलिंग पीरियड होता है, जो हीलिंग पीरियड होता है, हीलिंग पीरियड 2 to 5 वीक्स होता है, मतलब 2 से 5 हफ्ता लगेगा उसको ठीक होने के लिए। इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएगा इसका देखेंगे अभी। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएगा ना, वेरी पेनफुल, पेन होगा ज़्यादा, वेरी पेनफुल, तो ज़्यादा पेन होगा इसमें, और सेंसिटिव होगा, तो पेन ज़्यादा जल्दी जाएगा। और क्या होगा ना, जो स्किन जो है appears pale and mottled, जिसमें हमको पेल और मटल दिखेगा स्किन, मतलब जैसा स्कार फॉर्मेशन जैसा लगेगा।
और इसमें कॉन्ट्रैक्चर पॉसिबल, मतलब इसको चांसेस है, कॉन्ट्रैक्चर होने का चांसेस भी होता है इसमें, जो ये बर्न इंजरी में कॉन्ट्रैक्चर होने का चांसेस होता है। तो ये था हमारा डी पार्शियल थिकनेस। अभी देखेंगे फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। फुल थिकनेस, फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। ये जो होता है फुल थिकनेस, उसका नाम से ही पता चला है फुल। फुल मतलब कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा डर्मिस, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और सबक्यूटानियस टिश्यू, तो सबक्यूटानियस टिश्यू तक जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट अप टू कहाँ तक? सबक्यूटानियस टिश्यू, सबक्यूटानियस टिश्यू। तो ये कहाँ तक गया? सबक्यूटानियस टिश्यू तक, ये चला गया सबक्यूटानियस टिश्यू तक। जब सबक्यूटानियस टिश्यू तक गया तो इसमें क्या होगा? जो ब्लड वेसल होता है वो क्या होगा? वो पूरा तरह से वो इंजर हो जाएगा, जल जाएगा। इसका वजह से उसमें क्या होगा? क्लटेड ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें ब्लड वेसल में क्लॉट होने लगेगा। तो क्लॉट होने के बाद और क्या होगा ना? इश्चार ऑफ स्किन। जो स्किन का लेयर है वो इश्चार फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अंगार हो जाएगा, जल के इश्चार फॉर्मेशन करेगा। इसमें हमको जो रूटीनली उसको साइड को एक्सीजन करना पड़ेगा, रूटीनली एक्सीजन और साइट, जिस साइट में हुआ है उसको डेली का डेली उसको एक्सीजन करना पड़ेगा, उस स्किन लेयर को निकालना पड़ेगा। और क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स इसमें? तो इंजरी होगा तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? फॉर वो जो स्किन है वो टाइट हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? लेस सेंसेशन और सेंसिटिव सेंसेशन। पेशेंट का स्किन लेयर हम लोग को तो पता है, स्किन जो होता है वो सेंसेशन ले, मतलब हमारा सेंस ऑर्गन होता है, तो अभी सेंसेशन लॉस हो जाएगा। और क्या होगा? स्किन ड्राई होगा, तो स्किन ड्राइनेस ऑफ स्किन, तो स्किन ड्राई हो गया। अभी क्या होगा? लेस पेन, पेन भी लेस होगा, लेस पेन, क्योंकि कुछ नर्व अफेक्ट हुआ होगा, तो इसका वजह से उसको पेन कम होगा। और क्या होगा ना? लेदरी टेक्सचर, लेदरी टेक्सचर। जो स्किन का लेयर है वो लेदरी हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा, मतलब जैसे कंट्रैक्चर हो जाएगा। तो ये था हमारा फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। अभी देखेंगे फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न, और उसको क्या बोलते हैं? डिवास्टिंग फुल थिकनेस और फोर्थ डिग्री बर्न। डिवास्टिंग
उसका नाम से ही पता चला, डिवास्टिंग मतलब डिवास्ट हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो कहाँ तक फैलेगा? तो वो स्किन लेयर इन्वॉल्वमेंट होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, मसल इन्वॉल्वमेंट होगा और बोन इन्वॉल्वमेंट होगा। तो डिवास्टिंग हो जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। तो extended through muscle and bone। तो कहाँ तक चला गया? स्किन, मसल और बोन तक चला गया। इसमें क्या होगा ना, looks like yes sir, मतलब इसमें भी yes sir जिसे देखेगा। और क्या होगा ना, इसको एम्पुटेशन करना पड़ेगा, रूटली इसको एम्पुटेशन का जरूरत है, इसको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। जो स्क्रीन लेयर होता है उसको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो ये था उसका डिटेल्स। अभी देखेंगे उसका क्लिनिकल फीचर्स। अगर इसमें डिवास्टिंग हुआ है तो इसमें क्या होगा, कोई कुछ भी पेन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो नर्व एंडिंग होता है वो अफेक्ट हुआ होगा। तो नर्व एंडिंग अफेक्ट हुआ है तो सेंसेशन लेके नहीं जा पाएगा। तो इसमें नो पेन, क्योंकि ड्यू टू destruction of nerve ending। तो नर्व एंडिंग का वजह से ये सेंसेशन लेके नहीं जा पाएगा। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ वन। अभी देखेंगे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, जो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। अभी क्या देखेंगे? अभी क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, तो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स है। इसमें पहले देखेंगे पल्मोनरी का क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, जो पहला नंबर पे आता है। तो पल्मोनरी का क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है कि इसमें जो इम्पेयर्ड सिक्रेशन, इसमें जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। और उसमें क्या होगा ना, और डिफिकल्ट टू क्लियरेंस, जो क्लियर होने के लिए वो बराबर नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, ये अफेक्ट हुआ है तो लंग्स अफेक्ट हुआ है तो ये हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। और क्या होगा, वॉइस का चेंज होगा, चेंज इन वॉइस, इसमें वॉइस का चेंज होगा। और क्या होगा, तो ब्लड स्पूटम आएगा, ब्लड स्पूटम, जो स्पूटम आएगा उसमें ब्लड आएगा, थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आएगा। और क्या होगा, अगर अफेक्ट हुआ है तो लेबर ब्रीदिंग होगा, लेबर ब्रीदिंग होगा। और क्या होगा ना, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये जो ब्रोंकोस में कंस्ट्रिक्शन होने लगा, रुकावट होने लगेगा। और क्या होगा, टाकीपनिया होगा, टाकीपनिया होगा। तो ये था हमारा पल्मोनरी का क्लिनिकल फीचर, जो कि हम लोग को दिखाएगा। अभी देखेंगे कार्डियोवास्कुलर।
जो दूसरा नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आता है वह है कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, अगर तो अफेक्ट हुआ है तो इसमें पेरिफेरल पल्स वीक होगा, पेरिफेरल पल्स वीक। जो पेरीफेरी का ब्लड वेसल होता है उसमें पल्स कम हो जाएगा, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। इसमें अफेक्ट हुआ है तो उसमें ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और क्या होगा, यूरिन लेस ऑफ यूरिन आउटपुट और इनबैलेंस ऑफ यूरिन आउटपुट। इसमें क्या होगा, जो डिक्रीज होगा और लेस होगा यूरिन आउटपुट का, और क्या होगा, इसमें सप्रेस्ड ऑफ मायोकार्डियल एक्टिविटी। सप्रेस मतलब कम हो जाएगा मायोकार्डियल, जो मायोकार्डियम, जो हार्ट का जो मायोकार्डियम मसल होता है, जो मायोकार्डियम होता है वो हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, तो वो क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब धीमा हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर। अभी देखेंगे पेन का बारे में। तो पेन क्या कैसे होगा, तीसरा नंबर पे जो है पेन, मतलब जो पेन है वो दो तरह का पेन आएगा, दो तरह का बैकग्राउंड पेन आएगा, जैसे कि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअसली होगा, और क्या होगा, जो कि इंटेंस पेन होगा, इंटेंस, ये दोनों होगा। जो कि कब तक आ सकता है, मतलब बर्न सेंस से, मतलब बर्न जहाँ पे हुआ है वहाँ तक से, मतलब बर्न जब हुआ वहाँ से जो हमारा क्लिनिकल पीरियड चलता है, तो क्लिनिकल कोर्स का लास्ट तक आता है। तो कहाँ तक आया, 8 बर्न सेंस टू कहाँ तक आया, तो क्लिनिकल कोर्स तक आएगा। तो ऐसा दो तरह का पेन आएगा, मतलब ये कंटिन्यूसली आएगा, तो है कि इंटेंसली आएगा। तो अभी देखेंगे इडिमा। इडिमा 4 नंबर पे आता है इडिमा। ये जो इडिमा फॉर्मेशन होगा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा वो आफ्टर 24 आवर्स का बाद, 24 आवर्स का बाद ही जो फ्लूइड होगा तो वो शिफ्ट होने लगेगा, शिफ्ट होने के बाद जो ब्लिस्टर आता है तो ब्लिस्टर आने लगेगा। तो ये था हमारा क्लिनिकल फीचर्स। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। अभी बर्न का असेसमेंट कैसे बनाएंगे वो डिस्कशन करेंगे। अभी असेसमेंट ऑफ बर्न, अभी देखेंगे असेसमेंट ऑफ बर्न। तो बर्न का असेसमेंट हम लोग क्यों असेसमेंट करेंगे, क्योंकि ऑप्टिमाइज दे आर, तो काम करने के लिए क्या काम करेंगे, उसका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट, ऑप्टिमाइज दे आर इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो आसान करने के लिए उनका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो उसको आसान करने के लिए हम बर्न असेसमेंट बनाएंगे। और किसके लिए, मिनिमाइज एनी लॉन्ग टर्म
इंजुरी, कोई लॉन्ग टर्म इंजुरी ना हो, इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, असेसमेंट बनाएंगे। और क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजेबिलिटी। जब बर्न होगा तो कंट्रक्चर पॉसिबल है, तो कंट्रक्चर होगा तो कुछ भी डिजेबिलिटी आ सकता है, तो क्या करेंगे उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ डिजेबिलिटी। तो डिजेबिलिटी ना आए इसके लिए हम प्रिवेंट करेंगे। और क्या है ना, ड्रग कैलकुलेशन। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो ड्रग कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसको ड्रग कैलकुलेशन के लिए हम असेसमेंट बनाएंगे। और क्या है, जो मिनिमाइज द स्कार को कम करने के लिए, स्कार कैसे ना आए उसके लिए हम असेसमेंट बनाएंगे। और किसके लिए ना, फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट के लिए। जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, पेशेंट डिहाइड्रेट हुआ होगा तो उसको जो फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए उसको जो रिक्वायर कैलकुलेट करेंगे, कितना फ्लूइड हम सक्शन करेंगे, उसमें रिसक्सिटेशन कैसे कर पाएंगे, वो कितना कर पाएंगे, तो इसके लिए हम असेसमेंट करेंगे। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। अभी देखेंगे असेसमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे अभी। तो इसमें जो असेसमेंट करेंगे एक है वालेस रूल ऑफ 9, वालेस रूल ऑफ 9, मतलब इसमें जो वालेस रूल ऑफ 9 में हम करेंगे कैसे, जो हेड होता है इसमें अडल्ट का अलग होता है और चाइल्ड का अलग होता है। जो अडल्ट होते हैं उनका जो हेड होता है, जो हेड होता है वो 9% होता है। ये हो गया 9। जो अपर सॉरी जो राइट लेफ्ट राइट आर्म होता है वो 9, लेफ्ट 9 राइट 9 होता है। तो हैंड हो गया, सॉरी लेफ्ट आर्म 9%, राइट आर्म 9%, तो इनका हो गया 9%। तो जो थोराक्स एंटीरियर, थोराक्स और एब्डोमेन, ये जो होता है वो 18% होता है सेम। तो इसमें जो पोस्टेरियर थोराक्स और एब्डोमेन होता है वो 18% होता है। तो ये हो गया एडल्ट का हेड 9%, लेफ्ट आर्म 9%, राइट आर्म 9%, थोराक्स और एब्डोमेन एंटीरियर का 18%, पोस्टेरियर का 18%। और जो लेग होता है, राइट लेग और लेफ्ट लेग, जो राइट लेग होता है वो 18% होता है, जो लेफ्ट लेग होता है वो 18% होता है। और जो 1% ये हो गया 99%। तो ये हो गया रूल ऑफ 9। इसमें जो और 1% होता है
जो जेनाइटल एरिया का होता है, जेनाइटल एरिया उसमें, और पेरिनियम एरिया उसमें 1% आता है। तो ये हो गया 100%। ये 9, 9, 18, 9, 27, 27 ये हो गया। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 100%। जो चाइल्ड होते हैं उनका देखेंगे अब। चाइल्ड मिटा देते हैं इसको। जो चाइल्ड होते हैं उनका हेड जो होता है वो होता है 18%। चाइल्ड जो होते हैं उनका होता है 18%। और लेफ्ट आर्म जो होता है 9%। राइट आर्म होता है 9%। और उनका जो थोरैक्स, एंटीरियर थोरैक्स और एब्डोमेन होता है वो 18% होता है। एंटीरियर थोरैक्स और एब्डोमेन वो 18% होता है। और जो पोस्टीरियर थोरैक्स और एब्डोमेन होता है वो भी 18% होता है। ये हो गया 18%। और क्या है, जो राइट लेग होता है वो 13.5% होता है। और जो लेफ्ट लेग होता है वो 13.5% होता है। और जो पेरिनियम और जेनाइटल ऑर्गन होता है वो 1% होता है। तो ये हो गया वालेस रूल ऑफ 9। ये था चाइल्ड का, पहले हम देखे थे अडल्ट का। अभी दूसरा जो रूल देखेंगे जो और कैलकुलेट करने के लिए और असेसमेंट करने के लिए, बर्न को डिग्री को असेसमेंट करने के लिए दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल क्या है तो देखते हैं। था तो लर्न एंड ब्राउजर, जिसमें कि जो बॉडी पार्ट होता है ईच बॉडी पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर बॉडी पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एज का हिसाब से 0, 1, 5, 10, 15 ईयर्स और अडल्ट, ये हो गया एज। अभी देखेंगे फ्रंट और बैक हाफ। तो ये जो होता है फ्रंट और बैक के लिए, ए के लिए हेड, ए मतलब हेड, बी मतलब थाई, सी मतलब लेग। जो 0 मतलब जो न्यू बर्न्स होते हैं उनके लिए 9 हाफ होता है, 9 हाफ उनका हेड के लिए। और जो 0 से उनका थाई के लिए क्या होता है 2, 1, 3/4, 2, 1, 3/4। उनका लेग के लिए क्या होता है 2 हाफ होता है, 2 हाफ होता है। तो ये क्या 0 मतलब 0 to 1 ईयर। तो ये 1 ईयर का बच्चा, तो 1 ईयर का बच्चे को क्या करेंगे तो उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे। उनका जो हेड होता है, तो ए मतलब हेड होता है वो 8 हाफ होता है। तो ये होता है 8 हाफ। और उनका जो थाई होता है वो होता है 3 and 1/4। तो वो उनका तो लेग होता है क्या 2 हाफ होता है। तो ये हो गया 1 ईयर का। जो 5 ईयर का बच्चे होते हैं तो उनका क्या होता है परसेंटेज 6 हाफ परसेंटेज होता है। तो उनका जो हेड के लिए 6 हाफ परसेंटेज होता है। उनका थाई का जो परसेंटेज होता है वो 4 होता है, तो 4 होता है। उनका जो लेग का परसेंटेज होता है 2 and 3/4 होता है। तो ये हो गया 5 ईयर्स का। और अभी देखेंगे 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स का जो उनका हेड के लिए होता है 5 हाफ होता है। तो उनका सेम थाई के लिए क्या होता है 4 and 1/4 होता है। तो उनका लेग के लिए होता है 3 होता है। तो ये हो गया 10 ईयर्स का बच्चे। तो जो 15 ईयर्स का होते हैं, जो 15 ईयर्स एज ग्रुप का है, तो उनका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। उनका जो हेड होता है तो ये क्या होता है 4 हाफ होता है। ये उनका हेड 4 हाफ होता है।
और जो थाई होता है वो भी 4 हाफ होता है, और जो लेग होता है 3 and 1/4 होता है। तो ये हो गया उनका 15 ईयर्स बचेगा। तो जब अडल्ट का बात आएगा तो अडल्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उनका जो हेड है वो 3 हाफ होता है, 3.5%, और जो थाई होता है वो 4 and 3/4 होता है, और जो लेग होता है वो 3 हाफ होता है। तो ये हो गया हेड, थाई और लेग का एज ग्रुप का हिसाब से। अभी देखेंगे जो बॉडी पार्ट का हिसाब से, और कुछ बॉडी पार्ट है जिसमें कि आता है कौन सा, जो नेक होता है। जो नेक होता है वो एंटीरियर 1%, पोस्टीरियर 1%, और जो राइट आर्म होता है तो एंटीरियर 2% और पोस्टीरियर 2%, और जो लेफ्ट आर्म होता है वो एंटीरियरली 2% और पोस्टीरियरली 2%, और जो राइट फोर आर्म होता है वो 1 हाफ होता है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली 1 हाफ होता है। ये हो गया राइट फोर आर्म का। जो लेफ्ट फोर आर्म होता है वो भी सेम, एंटीरियर 1 हाफ, पोस्टीरियर 1 हाफ, और जो राइट पामर सरफेस, जो राइट हैंड कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए एंटीरियर 1 हाफ, पोस्टीरियर 1 हाफ, और जो लेफ्ट पामर सरफेस होता है वो एंटीरियर 1 हाफ और पोस्टीरियर 1 हाफ होता है। तो सेम चीज़ है, राइट फुट क्या होता है, 1 and 3/4 होता है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली 1 and 3/4 होता है। जो लेफ्ट फुट होता है वो 1 and 3/4 होता है, और जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली होता है तो 1 and 3/4। ये हो गया पूरा बॉडी पार्ट। अभी देखेंगे उसका राइट बटक। जो राइट बटक होता है वो 2.5% होता है, और जो लेफ्ट बटक होता है वो 2.5% होता है, और जो पेरिनियम एरिया होता है सेम 1% होता है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लॉन एंड ब्राउडर चार्ट का। तो ये था हमारा लॉन एंड ब्राउडर चार्ट, जिसमें कि हम असेसमेंट कर सकते हैं बर्न कितना हुआ है, बर्न का इंजुरी कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, बर्न इंजुरी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बर्न का असेसमेंट। तो आगे का क्लास में हम देखेंगे बर्न का मैनेजमेंट और उसका जो रिहैबिलिटेशन, ये सब हम देखेंगे और डिस्कस